सर, आज सरकार ने श्वेत पत्र जो है सदन में रखा है। विपक्ष ने जो है नारेबाजी की है सर, क्या उसमें आंकड़े हैं? क्या लगता है उसमें कोई सच्चाई है? आज विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होने के नाते बिजनेस ऑलरेडी जो लिस्टेड था उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत विचित्र लगा हमें जब उस बिजनेस में जिस बात का जिक्र नहीं था वो भी वहां पर हमने करने की कोशिश की। जो श्वेत पत्र का आप जिक्र करते हैं, हमें मालूम था कि ये श्वेत पत्र इस सत्र में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्रवाई जो लिस्टेड बिजनेस होता है उसके अतिरिक्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो हाउस की सहमति से होता है। हम सबको इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब एकाएक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के श्वेत पत्र पढ़ने लगे तो हमने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब इजाजत नहीं दी गई और आखिरकार उस सारे विषयों को लेकर के हमारा ऐतराज था और हमने अपने ऐतराज जाहिर किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष के आसन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। जो आज से पहले जो चीजें नहीं हुई हैं उन चीजों को हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में विशेष तौर से आज जो श्वेत पत्र के माध्यम से जो बातें कहने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या क्या जिक्र किया है, लेकिन बात वहां से उठी जब प्रधानमंत्री जी के दौरे का जिक्र करने लगे और दौरे पर खर्च हुए पैसे का जिक्र करने लगे। मैं समझता हूं कि इतनी संकीर्ण सोच सरकार की हो सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर है और हमारे लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं दुनिया के सर्वप्रिय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर वो सरकार के दौरान आए, प्रधानमंत्री के बतौर आए, तो हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें बिलासपुर की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बात करें, चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, हम चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, चाहे हम जो हमारे रेणुका जी प्रोजेक्ट की बात करें, और इसके अतिरिक्त में बहुत सारी चीजों को लेकर के उसका भी वो हिसाब मांग रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मैं उनसे ही पूछता हूं, राहुल गांधी जी क्या है? जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, चुनाव से ठीक 5 दिन पहले मंडी के पड्डल के मैदान में आते हैं और वहां की रैली को सरकारी रूप दिया जाता है और लगभग 1 करोड़ के लगभग जो उस पर जो गाड़ियों पर खर्च किया, वो सारी चीजों पर खर्च किया, उसका बिल सरकार के ऊपर डाल दिया गया। वो तो सिर्फ सांसद थे और उसको तो मुझे मालूम थे कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी थे, लेकिन संवैधानिक दायित्व पर नहीं थे। और ऐसे में सारी चीज को इस तरह से कंपेयर करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं, घटिया मानसिकता, घटिया सोच है। और जहां ऋण की बात कह रहे हैं, क्या ये हमको एनओसी दे करके गए थे कि भाई पूरा क्लियरेंस दे करके गए थे कि अब कोई बिल नहीं बचा है पुराना? लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हम पर छोड़ गई थी। देनदारी, ऋण की बात कर रहा हूं मैं, देनदारी अलग से, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं की। हमने इतना सोचा ही नहीं कि भाई ये भी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। और जितना ऋण वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल 5 वर्षों में लिया, उससे कम ऋण हमने 5 वर्षों में लिया है, कोविड के दौर के बावजूद भी।
एक्चुअल ऋण जो है वो 75,000 नहीं, एक्चुअल ऋण है 69,600 करोड़ रुपए जब हमने छोड़ा है। और जब ये सत्ता में आए उसके बाद अप्रैल तक उन्होंने अपना अलग से ऋण लिया और 8 महीने के अंदर 8,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं। ये किस मुंह से सारी बात को कर रहे हैं? इसलिए हमारा एतराज था, ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार से जो आप बात कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, आंकड़े झूठे हैं। और कोई भी श्वेत पत्र होता है, कोई भी श्वेत पत्र होता है, उसमें प्रमुख रूप से कम लगातार 3 बार की सरकारों का दौर निकाला जाता है और कंपैरिजन किया जाता है और उसके माध्यम से कहां ज्यादा खर्च हुआ, कहां कम खर्च हुआ, उसका कंपैरिजन करने के बाद एक जो है उसका जिस्ट बनता है, तो वो बनता है। 5 साल की बीजेपी की सरकार पर श्वेत पत्र, ये राजनीतिक मकसद के साथ बातें करी है, राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने सारा ये श्वेत पत्र लाने की कोशिश की और मैं इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करता हूं और इसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो बातें कह रहे हैं, इनका राजनीतिक मकसद से ही, राजनीतिक दृष्टि से ही हम जवाब देंगे। सर फोन टेपिंग की आपने बात कही है सर, फोन टैपिंग। मैंने कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये हो रहा है। फोन टैपिंग की बात मैंने कही और मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं दे पाए हाउस के अंदर। उनके चेहरे को हमने देखा कि चेहरा उनका क्यों उड़ गया, ये प्रश्न है। हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। विधायकों के फोन टैप करना ये एक नई परंपरा, अगर ये सत्य है तो ये नई परंपरा जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की है इनने। इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए और जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें। सर वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी हिमाचल के कांग्रेस नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। कोई किसी का नहीं, इन सारी चीजों को लेकर के अब ये बात अब कह रहे हैं। हमने तो बिल्कुल उस वक्त कह दी जब इन बातों का जिक्र नहीं होता था। तरह से गलत तरीके से बात कहने का कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कही है हमने जानकारियां हासिल की हैं और जानकारी के हासिल करने के पश्चात सारी बात कही है। और जोगिंदर नगर वाला इशू आज सदन में गूंजा था सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, जोगिंदर नगर में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। कांग्रेस का एक नेता SCPWD के दफ्तर में जाता है, दरवाजे में कुंडी मारता है और गिलास तोड़ता है, पानी फेंकता है और कहते हैं कि एक SDO के ऑर्डर तुमने मेरी मर्जी के बिना, मेरे से पूछे बिना क्यों कर दिया? ना वो विधायक है, जो वो आदमी है कांग्रेस का, सिर्फ पदाधिकारी है। और उस साइन करेगा, तेरा हम क्या हाल करेंगे तो तू याद करेगा। बहुत सारी धमकी दी, सारी चीजों को मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। और उन्हें जो अपनी कंप्लेंट की उसमें सारा जिक्र किया हुआ, बहुत सारी बातों का जिक्र किया उसमें। सरकार की 9 महीने के कार्यकाल में आ गई गुंडागर्दी, दादागिरी अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों के साथ नहीं, और चारों तरफ भी तांडव मचा रखा हुआ कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का। और ऐसे में हमने जब मांग की कि इस सारे मामले की FIR दर्ज भी बहुत ज्यादा बार बार आग्रह करने के बाद, दबाव करने के बाद कि FIR दर्ज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिरकार FIR दर्ज हुई और वो मुख्यमंत्री जी के खास आदमी है। मैं ये बात रिकॉर्ड पे ही लाना चाह रहा हूं। क्या मुख्यमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या इस प्रकार की गतिविधियां और जगह भी हो रही है? हमारे पास रिकॉर्ड है कांग्रेस के 8 महीने 9 महीने की इस छोटे से कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आलम यह है। जो छोटे छोटे इनके नेता आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 8 महीने में 4-4 मंजिलें कोठियां बन गई। वक्त आने पर वो भी बताएंगे। ये प्रदेश आपदा के दौर में से गुजर रहा है। इस लूट को बंद करना होगा भाई, और इस लूट को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में भी लूट मची हुई है,
मालूम करिए जरा आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सभी जगह ये तंबू किस किस को ऑर्डर हुए, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के एक एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर हुए हैं, और कौन लोग हैं वो पता करिए जरा। आपदा में अवसर ये है कांग्रेस के लिए हुआ। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि ये दौर हमने कभी नहीं देखा जो वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने आई है। श्वेत पत्र में एक और बात का जिक्र किया गया उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि अंतिम वर्ष में बहुत खर्च किया गया है और वो सरकार की छवि को सुधारने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किया गया। देखिए, सरकार 5 वर्ष के लिए होती है और अंतिम दिन तक सरकार जब तक होती है अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार के लिए, उनको प्रभावी ढंग से जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनको करने के लिए करती है। और हमने इसके सिवा कुछ नहीं किया है। जो सरकारी कार्यक्रम थे सरकारी कार्यक्रम के तहत किया है। और जो आरोप वो लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाने का तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक मकसद के सिवाय और कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर अच्छा होता, अगर सही मायने में अगर ये श्वेत पत्र लाने की बात होती ईमानदारी से, तो 3 सरकारों का लाते फिर मालूम। एक्चुअल स्थिति क्या है सर, छोटी अगर जल्दी से बता पाएं तो वर्तमान स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन हिमाचल? देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की सबके सामने है, स्थिति अच्छी नहीं है और हमारे दौर में भी खराब थी, लेकिन हमने उसके बावजूद भी विकास को तरजीह दी। हर जगह काम हो रहा था, हर जगह विकास हो रहा था। आज हर जगह बंद पड़ा वो काम। और जहां तक आज जिस बात को लेकर के वहां पर जो रणधीर जी का प्रश्न था, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से जो लायबिलिटीज पड़ी हुई है, पेंडिंग लायबिलिटीज हैं पीडब्ल्यूडी के और आईपीएस डिपार्टमेंट, हम तो पर्टिकुलर 2 डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट सैकड़ों करोड़ रुपए की है, लेकिन वो पेमेंट नहीं दी जा रही। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बताइए हमको, अगर कहिए तो हम, अरे पता करिए, आप सरकार में हैं, बताने की क्या आवश्यकता है। 20-20, 25-25 करोड़ एक डिवीजन में है लायबिलिटीज, जिसके टेंडर हुए, टेंडर के बाद काम कर दिया, काम करने के बाद उद्घाटन भी न कर दिए, उसके बावजूद पेमेंट नहीं कर रहे। 9 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे। उनको यह भी मालूम होना चाहिए उसमें मजदूर भी हैं जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, परिवार को पालते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने मशीनें जो है वो लोन लेकर के खरीदी हुई है, बैंक में जमा हो गई। ये भी उनको समझना चाहिए इस बात को लेकर। और खास तौर से मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के, मुझे लगता है शायद कोई टिप्पणी करी है उन्होंने, कोई बात कही है उन्होंने, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूं, जब उनके पिताश्री जी छोड़ के गए थे, माननीय वीरभद्र सिंह जी, उनके प्रति हमारा सम्मान है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी उनके ही पास था। 2017 में 28 करोड़ एक डिवीजन की लायबिलिटी थी, वो क्लियर की। पता करिए रोहड़ू में कितनी लायबिलिटी थी, 22 करोड़ से ऊपर की थी। रामपुर में 20 करोड़ से ऊपर की थी। मेरे ही डिवीजन में 18 करोड़ के लगभग थी। हमने वो पेमेंट रोकी क्या? जब काम हो गया, सड़क बन गई, पुल बन गया, कोई बिल्डिंग बन गई, और उसके बाद वो पेमेंट करनी है। लेकिन यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की पेमेंट अभी तक जो है पेंडिंग है, नहीं दी जा रही है। और ऊपर से ये कर रहे हैं कि पैसा उसको मिलेगा, एलओसी उसको मिलेगी, जहां एलओसी के माध्यम से पेमेंट उसकी होगी जो कांग्रेस पार्टी के यहां से फोन कराएगा, बात करेगा। यही प्रश्न रणधीर शर्मा जी का था, जिस पर उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोल करके तभी हमने सदन से वॉकआउट किया। कितना भी झूठ मत बोलिए, आप सत्ता झूठ बोल करके हासिल करने में सफल हो गए, लेकिन सत्ता चलाने में झूठ बोलकर आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को उनको